आज हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक का एक हमारा सिस्टम है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। ठीक है ना। उसमें हम पढ़ेंगे डायरिया के बारे में। क्या पढ़ेंगे आज हम? डायरिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके। तो डायरिया का डेफिनेशन क्या है? डायरिया का अगर हम मैं डेफिनेशन की बात करूं, आप घर में सभी जानते होंगे और बहुत ज्यादा सुनते होंगे कि डायरिया डायरिया उसको डायरिया हो रखा है, बच्चे को डायरिया हो रखा है। और डायरिया बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पहुंचाता है बच्चे में। और जो मृत्यु का दर है उसमें एक डायरिया जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बच्चे में। तो हम इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे तो लिक्विड लिक्विड या फिर वाटर वाटर स्टूल अगर पास कर रहा है कम से कम मोर देन 3 टाइम्स ए डे, 3 टाइम्स ए डे, अगर एक दिन में 3 बार से ज्यादा बच्चा स्टूल पास कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम मान लेते हैं डायरिया। ठीक है ना। या फिर ये भी मान लेते हैं कि स्टूल का अमाउंट, ठीक है ना, स्टूल अगर आउटपुट हो रहा है, सॉरी, स्टूल अगर आउटपुट हो रहा है, आउटपुट हो रहा है कितना? मोर देन 10 ग्राम पर केजी पर डे इन्फेंट में। अगर इन्फेंट में अगर कोई इन्फेंट है, ठीक है ना, अगर वो पर डे कितना 10 ग्राम पर केजी पर डे से ज्यादा स्टूल को पास कर रहा है तो वो भी कंसिडर किया जाएगा डायरिया में। ठीक। अगर मैं एडल्ट की बात करूं, ओल्डर चिल्ड्रेन का, ठीक है, अगर मैं ओल्डर चिल्ड्रेन का बात करूं, सो यहाँ चिल्ड्रेन की बात हो रही तो हम चिल्ड्रेन की बात करेंगे। ओल्डर चिल्ड्रेन की बात करें तो अगर कोई ओल्डर चिल्ड्रेन 200 ग्राम पर डे अगर स्टूल पास करे तो उसको हम कहते हैं कि उसको डायरिया हो रखे। तो डायरिया का क्या डेफिनेशन है? अगर कोई बच्चा वाटर, ठीक है ना, वाटर स्टूल पास करे कितना टाइम्स? 3 टाइम्स अ डे, 3 टाइम्स अ डे, दिन में एक बार, अगर 3 बार से ज्यादा स्टूल पास कर रहा है बच्चा तो हम कहेंगे इसको डायरिया है। ओके। या कोई इन्फेंट 10 ग्राम स्टूल का अगर वेट 10 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से अगर ज्यादा कर रहा है तो हम कहेंगे उसको डायरिया है। अगर ओल्डर चिल्ड्रन है तो अगर 200 ग्राम से ज्यादा पर डे स्टूल पास कर रहा है तो हम कंसिडर करेंगे कि वो बच्चा डायरिया से सफर कर रहा है। ओके। अब हम आ जाते हैं कि टाइप्स के बारे में। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो टाइप्स तो बहुत सारा है। टाइप्स क्या है? बहुत सारा है डायरिया के, बट अब हम टिपिकल ही टाइप्स पढ़ना है। ओके। अगर मैं एक बात करूं कि एक जैसे कि एक्यूट डायरिया होता है, एक्यूट डायरिया। ओके। फिर आ जाता है क्रोनिक डायरिया। अब एक्यूट होगा तो क्रोनिक होगा ही भाई साहब, क्रोनिक डायरिया। ओके। क्रोनिक डायरिया। फिर आ जाता है क्या? एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, एसोसिएटेड डायरिया। ओके। और भी बहुत सारे कारण है, ये टाइप्स है, जैसे कि ट्रेवलर डायरिया, ट्रेवलर्स डायरिया। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ तो ये सारे टाइप्स डायरिया का क्या है, मतलब इसका क्या है। जैसे कि एक्यूट डायरिया किसी को है, एक्यूट डायरिया मतलब कि अगर डायरिया कब तक रहे? 14 दिन से पहले पहले हो जाए, ठीक है ना, 14 दिन तक रहे, लेस देन 14 डेज के लिए रहे, तो हम कहेंगे उसको एक्यूट डायरिया। अगर किसी को डायरिया है, अगर 14 दिन के अंदर वो ठीक है तो एक्यूट डायरिया था, वो ठीक हो गया। फिर आता है हमारा क्रोनिक डायरिया। क्रोनिक डायरिया क्या है? क्रोनिक डायरिया में बच्चा जो स्टूल पास करेगा वो नॉन इन्फेक्शियस इटियोलॉजी होगा, मतलब कोई इन्फेक्शन के कारण नहीं होगा, नॉन इन्फेक्शियस इटियोलॉजी होगा उसका, कोई नॉन इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म के कारण प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई अंदरूनी कोई प्रॉब्लम होगा जिसके कारण उसको प्रॉब्लम हो सकता है। कोई हो सकता है कि पेट में कोई उसको कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, जिसके कारण डायरिया हो रहा है, तो उसको हम क्रोनिक डायरिया कहते हैं। फिर आ जाता है एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया में क्या हो जाता है कि बच्चा अगर बार बार
कि उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह दे रहे हैं तो उसके कारण जो डायरिया हो रहा है उसी को कहते हैं एंटीबायोटिक से जो डायरिया हो रहा है उसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। जो सबसे मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक्स बच्चे में चलते हो जिसके कारण डायरिया होता है वो होता है ऑगमेंटिन। हम सभी क्लिनिकल सेटिंग में यूज करते हैं ऑगमेंटिन। ऑगमेंटिन ओके, ऑगमेंटिन यूज करते हैं तो इसके कारण जो डायरिया हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। फिर आता है ट्रैवलर डायरिया। ट्रैवलर डायरिया में क्या हो जाता है कि कोई मतलब कि ट्रैवल करने से हो जाता है। मतलब ट्रैवलर डायरिया का नाम ही है कि ट्रैवल करने से जो डायरिया, मतलब कि घर पे था, मतलब कि सोचो कि वो ननिहाल में था और वो अपने घर गया बच्चा, ठीक है ना, मतलब ननिहाल में था अपने घर पे गया और वहां पे बच्चे को डायरिया हो गया तो हम उसको क्या है ट्रैवलर डायरिया। या कहीं मम्मी विजिट करने के लिए टूर करने के लिए गई, फिर वहां पे उसको डायरिया हो गया तो हम कहेंगे कि ट्रेवलर डायरिया है। जो ट्रेवलर डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉजेज है वो क्या है, ई कोलाई। ई कोलाई है ओके। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ डायरिया। हम बहुत शॉर्टकट में अपन चलते हैं, अपन ज्यादा पढ़ने का नहीं है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही देखने का है। फिर आता है हमारा, क्या आता है इसमें, आता है हाउ टू लुक क्लिनिकली। उसके बहुत सारा पैरामीटर्स है, ठीक है ना। पैरामीटर्स की बात करेंगे तो अगर मैं हाउ टू लुक, हाँ, क्लिनिकली डायरिया कैसे क्लिनिकली दिखता है उसका मैं बात करूं, ठीक है ना, तो इसके बहुत सारे पैरामीटर्स। एक तो क्या है, इसका अपीयरेंस है ओके, ये पैरामीटर्स है, इसका पैरामीटर है ये। उसके बाद आता है नो डिहाइड्रेशन, नो डिहाइड्रेशन। फिर आ जाता है सम डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। फिर आ जाता है सीवियर डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन। समझ जाना भाई साहब। तो पैरामीटर का हम बात करें तो पहला पैरामीटर है हमारा क्या, अपीयरेंस, कि बच्चा दिखने में कैसा होगा, ठीक है ना, दिखने में क्या होगा, वेल अलर्ट होगा भाई साहब, बिल्कुल। अगर नो डिहाइड्रेशन, बच्चे में कोई डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो बच्चा कैसे दिखा, वेल अलर्ट दिखेगा, अच्छा और बिल्कुल अलर्ट दिखेगा ओके। सम डिहाइड्रेशन में क्या होगा, थोड़ा सा इरिटेबल होगा बच्चा, हाँ, बच्चा कभी रोएगा, कभी दूध नहीं पिएगा, कभी देख के कुछ करेगा तो थोड़ा सा इरिटेबल है। वो मम्मी से ही चिपके रहेगा, पापा के गोदी नहीं जाएगा या फिर किसी और के गोदी नहीं जाता है, और मतलब बहुत ज्यादा इरिटेबल है, कभी रोना स्टार्ट करेगा तो बंद ही नहीं करेगा। तो कुछ इस टाइप के साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखेंगे। सीवियर डिहाइड्रेशन में बच्चा एकदम लेथार्जिक होगा, परा होगा भाई साहब, कतई कुछ नहीं हिलेगा डोलेगा, ठीक है ना। और हो सकता है कि बच्चा अनकॉन्शियस भी हो जाए, अनकॉन्शियस भी हो जाए। तो ये सीवियर डिहाइड्रेशन में हमें दिखेंगे ओके, अपीयरेंस की बात करें तो। फिर हमारा दूसरा आता है कि कैसा, आई, आई कैसा होगा बच्चा, ठीक है ना। आई होगा नॉर्मल, किसमें नॉर्मल होगा, तो नो डिहाइड्रेशन वाले केसेस में, नो डिहाइड्रेशन केसेस में जो आई होगा बच्चे का वो नॉर्मल होगा। थोड़ा सा सनकन आई होगा, आंख धसा होगा, कहाँ पे, सम डिहाइड्रेशन में ओके। सम डिहाइड्रेशन में थोड़ा सा सनकन आई होगा। और वेरी सनकन कब होगा, जब बच्चा सीवियर डिहाइड्रेशन होगा, जब बच्चे में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होगा तो बच्चे का आंख बहुत ज्यादा धसा होगा, सनकन आई होगी ओके। तो ये हमारा हो जाता है आई का पैरामीटर्स। फिर हमारा थर्ड पैरामीटर्स हो जाता है थर्स्ट का, प्यास, ठीक है ना। अब जब नॉर्मल जो नो डिहाइड्रेशन वाला बच्चा होगा तो बच्चा नॉर्मली ड्रिंक करेगा। ड्रिंक कैसे करेगा, जैसे पहले करता था वैसा ही करेगा ओके। इसको थर्स्टी महसूस ही नहीं होगा, नो नो ड्रिंक नॉर्मली, बस इतना ही आप समझो। और इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा थर्स्टी फील करेगा बच्चा, ठीक है ना, थर्स्टी, THIRSTY,
THI गलत होगा भाई साहब, स्पेलिंग हमें नहीं आती है, आप देख लेना, मैं लिख देता हूँ THIRSTUI, बाकी तुम समझ लेना। थोड़ा सा प्यासा होगा बच्चा, और थोड़ा प्यासा होगा तो ड्रिंक करने का कोशिश करेगा ही, ठीक है ना, बोतल वोटल का पानी देखेगा तो झपट्टा मारने का कोशिश करेगा भाई साहब। इसमें क्या होगा, जो सीवियर डिहाइड्रेशन का बच्चा होगा उसमें थर्स्ट कैसा होगा, उसमें वो पानी नहीं पी, मतलब इतना एबल ही नहीं होता, नो एबल टू ड्रिंक वाटर, नो एबल टू ड्रिंक वाटर, ठीक है ना। बच्चा इतना नहीं होगा कि वो पानी पिएगा, क्योंकि हम पहले ही लिख रखे ये अनकॉन्शियस हो जाता है बच्चा, बहुत लेथार्जिक हो जाता है, तो इतना एबल नहीं रहता है कि वो बच्चा पानी पिए। ओके, ये हमारा कुछ पैरामीटर्स है जिसको हम देखते हैं। ओके, तो ये देख लेना थोड़ा सा। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका कि ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ओके, और इसका स्टेजेस देखते हैं, माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर कब केसेस में देखते हैं। तो इसका हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, डायग्नोसिस वगैरह हम अपन करेंगे, ठीक है ना। डायग्नोसिस तो हो ही गया है भाई साहब, ठीक है ना, देखना। और दूसरा होता है कि पिंच मेथड से भी हम क्या करते हैं, बच्चे का क्या करते हैं कि ये हमारा अगर एक बच्चा है भोलू सा, ये सुंदर सा नाक है, और इधर से इसका गला है, इधर से इसका हाथ है, और ये हमारे इसका पेट, अरे ओके, इसका नेवल है, इसका हाथ है बाबू का, जो थप्पड़ कभी भी मार सकता है, बड़ा लेथार्जी, आराम से सोया हुआ पड़ा हुआ है बच्चा, ठीक है ना। और ये इसका पैर है, छोटू सा। ओके, तो हम देखने से इसका क्या करते हैं, स्किन को हमने क्या करना, पिंच करना है, और 1001, 1002, 1003 करके, मतलब 3 सेकेंड से हम देखते रहते हैं कि कितना सेकेंड में नॉर्मल स्किन हो रहा है। अगर इस 1 सेकेंड से कम ले रहा है, तो 1 सेकेंड से अगर कम ले रहा है नॉर्मल स्किन होने में, तो हम कहेंगे नो डिहाइड्रेशन, नो डिहाइड्रेशन। ये सब सारे डॉक्टर्स करते हैं, उसे बहुत कम नर्सों को पता होता है। नो डिहाइड्रेशन, फिर आता है माइल्ड डिहाइड्रेशन में। माइल्ड डिहाइड्रेशन होगा बच्चे में, तो स्किन का पिंच नॉर्मल होने में 1 सेकेंड लगेगा। अगर सीवियर डिहाइड्रेशन रहा बच्चे में, सीवियर डिहाइड्रेशन रहा बच्चे में, तो क्या होगा, ये 2 सेकेंड लेगा, ये 2 सेकेंड लेगा नॉर्मल स्किन होने। यहाँ से अपन चूटी से 2 फिंगर से स्किन को पकड़ेंगे और होल्ड करेंगे, मतलब 3 सेकेंड तक, फिर हम इसको छोड़ देंगे, तो देखेंगे कितना टाइम पे ये कितना टाइम लेता है नॉर्मल स्किन होने में, नॉर्मल जैसे स्किन होने में। ओके, अगर 1 सेकेंड से कम ले रहा है तो ये नो डिहाइड्रेशन है, अगर 1 सेकेंड ले रहा है तो माइल्ड डिहाइड्रेशन है, अगर 2 सेकेंड ले रहा है तो सीवियर डिहाइड्रेशन है। ये चेक करने का एक तरीका है बच्चे में डिहाइड्रेशन का लेवल। ओके, फिर हम आ जाते हैं इसका सीधा हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं भाई साहब, ठीक है ना। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट में हम जानते हैं कि जो हमारा फ्लूइड ऑफ चॉइस रहता है, फ्लूइड ऑफ चॉइस रहेगा, वो क्या रहेगा, RL, जिसको हम रिंगर लैक्टेट भी कहते हैं। ओके, मैं लिख ही देता हूं, रिंगर लैक्टेट। ओके, रिंगर लैक्टेट रहता है। ये थोड़ा पेंसिल का पेन का थोड़ा सा, हाँ, छोटा पतला कर लेते हो, तुमको दिखे अच्छे से। हाँ, रिंगर लैक्टेट। ओके, हम देख लेते हैं इसको देंगे कैसे, रिंगर लैक्टेट को। ओके, रिंगर लैक्टेट को अपन देना कितना है, अगर बच्चा 1 साल से छोटा है, लेस देन 1 ईयर होगा, ठीक है ना, तो हम कैसे देंगे, 30 ml पर केजी इन 1 आवर, ठीक है ना। 30 ml पर केजी 1 घंटे में देंगे, प्लस 70 ml पर केजी उसको हम 5 आवर्स में देंगे, ताकि फ्लूइड्स ओवरलोड ना करे, ठीक है ना, ओवरलोड बच्चे में ना हो। तो इसीलिए हम कैसे देंगे, अगर हमें 100 ml देना है, अगर बोला है कि डॉक्टर ने आपको 100 ml देना है बच्चे को फ्लूइड, तो आप कैसे देंगे। अगर 1 साल का बच्चा है, 1 साल से छोटा बच्चा है, तो उसको 30 ml पर केजी के हिसाब से 1 घंटे में देना है फ्लूइड, ठीक है ना।
30 ml पर केजी के हिसाब से आपको 1 घंटे में देना है। बाकी के जो 70 ml बचेंगे, 70 ml पर केजी आपको 5 आवर्स में देना। ओके, सॉरी, 5 आवर्स, ये 500 का होता है, सॉरी। ठीक है ना? तो ऐसे आप देंगे तो बच्चे में फ्लूइड ओवरलोड नहीं होगा और बच्चा नॉर्मल ठीक हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा है ट्रीटमेंट। अब कहो कि सर भाई साहब कि 1 साल से छोटे बच्चे को तो हमने कर दिया, 1 साल से अगर बच्चा हमारे पास आ गया तो क्या? कोई बात नहीं, यहाँ भी देख लेते। अगर 1 साल से बच्चा आ जाता है तो हम कह देंगे कि इसको 1 आवर में देते थे, इसको हम 30 ml पर केजी 30 मिनट्स में दे देंगे। ओके, अब बाकी का हम क्या करेंगे, 70 ml पर केजी हम इसको 2.5 आवर्स में देंगे, 2.5 घंटा में देंगे। बस अपन यही करना है, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसको एक और समस्या हो जाता है कि बच्चा जब हमारे हॉस्पिटल में आया है तो ऑन गोइंग लॉसेज भी हो जाता है। ऑन एकदम से तो ऑन गोइंग लॉसेस क्या हो जाता है, बच्चा जब एडमिट हुआ है, हम फ्लूइड तो दे रहे हैं, फिर भी बच्चा स्टूल पास कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं ऑन गोइंग लॉसेस। उसमें जितना पास किया है उतना हम क्या करेंगे, 5 ml पर केजी के हिसाब से उसको फ्लूइड दे देंगे। 5 ml 5 ml पर केजी के हिसाब से उसको फ्लूइड, मतलब कि ये सोच लो कि जितना फ्लूइड पास किया है बच्चा, चाहे वो वॉमिट्स किया हो, स्टूल से किया हो, तो उतना फ्लूइड हम ऐड कर देंगे, उतना फ्लूइड हम उसमें क्या करेंगे, एनएस में ऐड कर देंगे। बस इतना ध्यान रखना है, बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो आज का हमारा यही रहा डिहाइड्रेशन का, सॉरी, हाँ, डायरिया का। तो बस, और जितना मैंने बताया ये काफी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यूनिवर्सिटी के एग्जाम से भी, और सीएचओ वगैरह इसके लिए भी। तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर होता है खत्म।